सुप्रीम कोर्ट से गुहार, कोविन नहीं अमृत वाहिनी ऐप से हो रजिस्ट्रेशन। राज्य की 48% आबादी डिजिटली अशिक्षित होने की कही बात। बिहार में दिखा ताउते का असर, पटना में 24 घंटे में 58.2 mm बारिश, 7 साल का टूटा रिकॉर्ड। बिहार में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट, 4.19% हुई कोरोना संक्रमण की दर। 24 घंटे में 5,871 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। और झारखंड में रिकवरी रेट बढ़ा, राज्य में 2056 नए मामले आए सामने। रांची में 275 नए मरीज मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड सरकार अब केंद्र सरकार की जगह खुद से तैयार ऐप से टीकाकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए सरकार की तरफ से अमृत वाहिनी ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप को मंजूरी दिलाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि कोविन ऐप की जगह अमृत वाहिनी ऐप का इस्तेमाल के लिए निर्देश जारी किए जाएं। इसी के साथ याचिका में यह कहा गया है कि झारखंड की 48% आबादी आदिवासी बहुल क्षेत्र की है और इस आबादी के ज्यादातर लोग डिजिटली शिक्षित नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीन लेने में उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो झारखंड सरकार अब केंद्र की जगह खुद से तैयार ऐप से टीकाकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है और इसी के लिए उन्होंने एक वाहिनी अमृत वाहिनी ऐप को तैयार किया है। इस ऐप को मंजूरी दिलाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुंदन जी, अब राज्य सरकार ने खुद का एक ऐप जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है कि इसे जल्द से जल्द लोगों के लिए तैयार करके आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो झारखंड की आबादी है वो ज्यादातर अशिक्षित है। देखिए राखी, केंद्र और राज्य के बीच की जो राजनीति है अब वह अदालत तक पहुंच गई है और ये मामला कोविन ऐप और अमृत वाहिनी ऐप के बीच का जो मामला है ये दरअसल ऐप की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में है जो पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। आपको बताएं कि 7 मई को मुख्यमंत्री ने अमृत वाहिनी ऐप और वेब पोर्टल का लॉन्च किया था, जिसमें झारखंड के तमाम अस्पतालों के उपलब्ध बेड की संख्या बताई जाती थी। उससे बेड को ऑनलाइन बुक किया जा सकता था और जहां ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा थी वहीं ऑफलाइन बुकिंग भी की जाती थी। झारखंड सरकार को सबसे ज्यादा ऐतराज इस बात से है कि कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब भी कोई व्यक्ति टीका लेने जाता है, टीके के 2 सर्टिफिकेट रिलीज हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर निकलकर सामने आती है और इस सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ही झारखंड सरकार की सबसे बड़ी आपत्ति है और इसी वजह से झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि कोविन ऐप की वजह से राज्य में टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी चल रही है। हमें अमृत वाहिनी ऐप के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए और साथ ही साथ इस संबंध में केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया जाए ताकि राज्य सरकार कोविन ऐप अमृत वाहिनी ऐप का इस्तेमाल कर सके। राखी, कुंदन जी, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर लगातार टकराव देखा जा रहा था। पहले भी वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से केंद्र ने आरोप लगाया था कि राज्यों ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उचित मात्रा में वैक्सीन राज्य को नहीं पहुंचा रही है और अब कोविन और अमृत वाहिनी ऐप को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। कोविन ऐप को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति की वजह मैंने आपको बता दी और दूसरी अब अदालत में राज्य सरकार ने यह दलील दी है कि चूंकि झारखंड में जो आदिवासी बहुल इलाका है वहां पर लोगों के पास स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं है, हमारे लोग साक्षर नहीं है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी टेक सेवी हमारी जनता नहीं है। इस वजह से कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करके और स्लॉट बुकिंग करने में उन्हें असुविधा हो रही है, जिसकी वजह से टीकाकरण की रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। जबकि हमारा अमृत वाहिनी ऐप, जिसको झारखंड सरकार ने 7 मई को लॉन्च किया था,
वो उस ऐप के जरिए अगर टीकाकरण की प्रक्रिया करते हैं तो इसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। और साथ ही साथ अभी तक जब से इस ऐप को जारी किया गया है तब से लगभग 2 लाख लोगों ने इस ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल पर लोगों ने विजिट करना शुरू किया और साथ ही साथ लगभग 875 लोगों ने इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेड बुकिंग कराई है कोरोना मरीजों को लेकर। तो इतनी तमाम सुविधाओं और खूबियों से भरा हुआ यह ऐप है और इस ऐप के इस्तेमाल में आसानी है। झारखंड की जनता इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने में सक्षम है। हमें इस बात की लेकर इजाजत दी जाए। तो एक तरीके से जहां कोविन ऐप के ऊपर अमृत वाहिनी ऐप को बेहतर बताया गया है, साथ ही झारखंड के परिदृश्य में इसके इस्तेमाल को अच्छा बताया गया है। ये महज एक आप कह सकते हैं फंडामेंटल बातें हैं। मुख्य बात है राखी, कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब टीके का पहले डोज का और दूसरे डोज का आखिरी डोज का जो सर्टिफिकेट निकल कर आता है सामने, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सबसे बड़ा सवाल है। राज्य सरकार का सीधा सीधा मानना है माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ऐसा नहीं हो सकता। हम तमाम वैक्सीन के खर्चे राज्य सरकार अपने बजट से करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार हो, यह कतई ऐसा नहीं होने देंगे। और ये तमाम जो चीजें हैं इसी बात को लेकर हैं। राखी जी, कुंदन जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। पटना, गया, नालंदा सहित बिहार के सभी हिस्सों में बुधवार की देर शाम से गुरुवार को पूरे दिन रुक रुक कर बारिश हुई है, जिससे दिन का पारा सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है, जबकि रात का तापमान सामान्य 2 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं 24 घंटे के दौरान पटना में 58.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि साल 2011 के बाद दूसरी बार पटना में बारिश के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। इससे पहले 31 मई साल 2013 में 24 घंटे के अंदर 92.2 mm बारिश दर्ज हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान ताउते का असर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तक दिखाई दिया है। तो ताउते का असर देखा जा रहा है। यूपी, बिहार समेत कई जगहों पर ताउते का असर है और लगातार कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुमार, जिस तरीके से ताउते का असर पटना, गया, नालंदा सहित बिहार के कई हिस्सों में देखा जा रहा है, इसके साथ साथ यूपी में भी ताउते का असर देखा जा रहा है और इसकी साफ तौर पर रिजल्ट ये है कि जो बारिश के रिकॉर्ड हैं वो लगातार टूट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये ताउते का असर है, जहां आने वाले 48 घंटे तक भी बारिश होगी, ऐसा पूर्वानुमान बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और राजधानी पटना में 7 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और यही कारण है कि लॉकडाउन में हालांकि लोग अपने घरों में हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी पहली बारिश में या पहले ही एक बूंदाबांदी में, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी संकेत नहीं है राजधानी पटना के लिए, क्योंकि 2 साल पहले की याद ताजा हो गई कि एक बारिश हुई है अभी और अभी 48 घंटे और होंगे। मौसम में चारों तरफ काले बादल छाए हैं, हालांकि थोड़ी देर पहले धूप हुई थी, लेकिन फिर से मौसम का वही मिजाज है और कह सकते हैं कि ताउते का असर है और ये 48 घंटे तक और रहेगा। तो कहीं ना कहीं तेज हवाओं के साथ प्रदेश में वर्षा होगी और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 48 घंटे की इस बारिश में 48 घंटे की बारिश में जो है जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त रहेगा, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो तापमान है उसमें बहुत गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जो लोग उमस भरी गर्मी से जूझ रहे थे उनके लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन मौसम के लिहाज से अभी मानसून आया नहीं है, लेकिन मानसून से पहले मानसून की तरह एकदम गैंगटॉक, शिमला, मनाली की तरह राजधानी पटना बिल्कुल 48 घंटे में नजर आ रही है और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी कहीं ना कहीं मौसम में जो करवट ली है, इस करवट की वजह से लोगों को
गर्मी से बहुत राहत मिल रही है। तो कह सकते हैं लोगों के लिए के लिए मौसम खुशनुमा है, क्योंकि मई का महीना है और इस मई के महीने में 44 और 45 डिग्री तापमान रहता है, लेकिन अभी 35 से 36 डिग्री की वजह से लोगों को इस रुक रुक कर हो रही बारिश में लोग काफी मजा ले रहे हैं। जी कुमार, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन में सरकार पूरे तरीके से विफल रही है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी के कारण लोग कोरोना से कम और भूख से ज्यादा मर रहे हैं। बावजूद इसके लगातार खाद्य पदार्थों के दाम में वृद्धि हो रही है। बिल्कुल इस लॉकडाउन में सरकार विफल रही है। एक तरफ तो कोई रोजगार नहीं है, सारे रोजगार बंद पड़े हैं। जहां भी आप देख लो कोई काम नहीं हो रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको भी कोई काम नहीं मिल रहा है। सरकार दावे बहुत करती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी आप सरसों तेल एक मामूली चीज, हर चीज में सरसों तेल उपयोग में आता है, 200 रुपया लीटर से ऊपर, 200 से 250 के बीच में बिक रहा है। निश्चित तौर पर कालाबाजारी हो रही है। एक बैग दाम बढ़ने का लॉकडाउन में मतलब क्या है? चाहे तो आप ट्रांसपोर्ट करके सरकार जगह तक नहीं पहुंचा पा रही, हर जिला में जो दाम कीमत बढ़ रहा है, दाल का कीमत बढ़ रहा है, हर चीज का कीमत बढ़ रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी, जिस तरीके से लगातार बिहार में विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें सरकार पूरी तरीके से विफल है, और अब विधायक अजीत शर्मा ने भी कहा है कि जिस तरीके से लगातार खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि हो रही है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कोरोना से नहीं बल्कि भूख से मर रहे हैं। जी, ऐसा समझा जा रहा है कि भागलपुर में बिहार के बाद में दूसरा जगह ऐसा है जो कि भागलपुर में सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित है। यहाँ ज्यादा मरीज है, और तो और बाहर से यानी दूसरे प्रदेशों से आने वाले, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या फिर कोलकाता हो, ऐसे सब जगहों से लोग, बिहारी मजदूर जो हैं वो लोग वापस अपने घर भागलपुर आ गए हैं। और भागलपुर में आके इन लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है, ना ही मनरेगा से कोई काम मिल रहा है, ना ही गांव घर में कोई काम मिल रहा है, जिसके चलते ये लोग जो है भूख से मरने के कगार पर हैं। एक और जहां भूख से मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना का कहर इतना ज्यादा भागलपुर में बढ़ा हुआ है जिससे प्रत्येक दिन काफी संख्या में लोग मर रहे हैं। इसको देखते हुए नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि भागलपुर में एक और जहां कोरोना से मर रहा है, उससे ज्यादा कहीं लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जी बिल्कुल। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से सरकार के द्वारा पहले से ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन पूरी योजना के साथ लगाया गया है और सरकार ने लोगों के लिए हवा, दवा और खाने तीनों का इंतजाम किया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार वहां देखा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि हो रही है, इसके साथ ही लोग कोरोना से कम और भूख से ज्यादा मर रहे हैं। आपने भी बताया जो तमाम प्रवासी मजदूर हैं वो दोबारा अपने गांव लौट चुके हैं, और इसकी वजह से जो लोगों को अब खाने की और इसके साथ ही रोजगार दोनों की जरूरत है। एक्चुअली यहाँ पर जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हवा, दवा और खाना, ये सभी की व्यवस्था सरकार ने की है, ये केवल कागज पर की गई है, ना कि हकीकत में, ना ही हवा की व्यवस्था की गई है। आज ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं भागलपुर में। वहीं दूसरी ओर खाने की व्यवस्था, अगर कह रहे हैं कि सामुदायिक भोजन की व्यवस्था की गई है, सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई, तो महज ये खाना पूर्ति की जा रही है। इसमें से जो है लोग केवल पदाधिकारी जो है इसमें वो अपना पेट भर रहे हैं, ना कि लोगों का पेट जो भूखे प्यासे हैं उनके लिए कुछ नहीं, केवल एक दिखावे के लिए और फोटो में अपना खबर छपाने के लिए, अपना फोटो छपाने के लिए
बस इसके लिए केवल क्वारम पूरा कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है, मात्र 10-5 लोगों को ही भोजन सामुदायिक किचन में मिल रहा है। तो क्या ऐसे में से सभी लोगों का पेट भर सकता है? ये आप खुद ही सोचने वाली बात है और आप खुद ही समझ सकते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं, इसलिए हवा, दवा और भूख, ये सारा चीज सरकार का विफल नजर हो रहा है यहाँ पर। जी राजीव जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बांका पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर अस्पतालों और कोविड नियंत्रण के लिए अन्य कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। वहीं इसके बाद वो बल्ली कित्ता गांव पहुंचे, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। इसके साथ ही परिजन से मिलकर उन्हें लोगों को सांत्वना दी। साथ ही परिसदन में जिला अधिकारी समेत तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पंचायती राज विभाग पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है और यहाँ के प्रतिनिधि से लेकर तमाम लोगों से हम लोग का संपर्क जिस तरह था, उसी आधार पर हम लोग सभी हॉस्पिटल को देख रहे हैं कि क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। जैसे अमरपुर में ऑक्सीजन प्लांट, हमने मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने कहा है, क्योंकि महीने में 40 से 50 सिलेंडर खर्चे होते हैं। ऐसे परिस्थिति में आगे के फेज को देखने के बाद कुछ बेड बढ़ाने के लिए हमने कहा है। यहाँ नगर विकास के माध्यम से आश्रय स्थल बना हुआ था, जिसमें नहीं के बराबर लोग रह रहे हैं, लेकिन उसको डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का हमने आग्रह किया है। बोकारो जिले के डंडरा गांव में आकाशीय बिजली से 3 नरेगा मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। खबरों की माने तो तुलसी महतो नरेगा योजना के तहत कुआं निर्माण का कार्य करा रहा था। इसी बीच अचानक मौसम का मिजाज बदला और बारिश होने लगी। इस दौरान तेज आंधी और बारिश के बीच वज्रपात हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यही सबसे प्रार्थना करते हैं। सरकार के तरफ से कुछ मुआवजा का प्रावधान है क्या? निश्चित रूप से जिला प्रशासन और हम सभी जनप्रतिनिधि भी इनके साथ हैं और निश्चित रूप से जो सरकारी प्रावधान है और जो हम लोगों से हो, निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पर और सरकारी तौर पर जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत जैसे 4 लाख रुपया देने की बात है, वो हम लोग इसको निश्चित रूप से दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ ही जो घायल उनको भी मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। सबसे जरूरी हम लोगों के लिए कि जो घायल है उनका समुचित इलाज हो, ये हम लोगों को प्रयास करना और ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 4 मरीज आए यहाँ पे, जिसमें कि 3 जो है ब्रॉड डेड थे और 1 लड़का है, उसको हल्की बस थोड़ा है और ज़्यादा उसका दिक्कत नहीं है। यहाँ आने के बाद रास्ते पूर्व से मृत्यु हो चुकी थी। पूर्व से ही मृत्यु हो चुकी थी। कितने ऐसा वज्रपात के संख्या? वज्रपात की संख्या जहाँ तक मुझे मालूम है 7 है, अभी शायद 3 और आ रहे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गांव पापड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक देवेंद्र कुमार की मौजूदगी में स्वास्थ्य चेकअप कैंप सरकारी स्कूल में लगाया गया, जिसमें दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह के निर्देश पर दातागंज स्वास्थ्य चिकित्सा अधीक्षक की ओर से स्वास्थ्य टीम भेजकर गांव में कैंप लगवाया गया। वहीं इस मौके पर दातागंज उप जिलाधिकारी पारसनाथ मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी बदायूं समेत कई लोग मौजूद रहे। ये हमारी सरकार की योजना है कि हर गांव में ट्रेसिंग हो, उसकी टेस्टिंग हो और ट्रीटमेंट हो। तो 5 टीमें हर ब्लॉक में आज जा रही हैं, हर ब्लॉक में, और ये 3-3 गांव में जाएंगी तो लगभग 15 गांव में इस तरीके से पहले वो ट्रेसिंग करेंगी, फिर टेस्टिंग करेंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे, दवा भी देंगे। इससे कोरोना की रोकथाम में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर होगा, क्योंकि हम लोग गांव में ट्रेसिंग अभी कम हो रही थी, लेकिन सरकार की मंशा है कि प्रत्येक गांव में भी इस तरीके की ट्रेसिंग हो।
रफीगंज प्रखंड के छात्र नेता पप्पू यादव की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने ब्लड की आवश्यकता बता दी, जिसके बाद समाज सेवी फरहान अख्तर और युवा संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष माहिद खान ने रक्तदान किया। देखिए, रक्तदान एक महादान, और रक्त देने से किसी के बदन में कमजोरी नहीं आता। रक्त देने से और दूसरे की जान बचाना एक पुण्य काम होता है, और रक्त देने से कुछ ही देर में, कुछ दिन में आपके खान पान सही करने से आपका रिकवरी हो जाता है। रक्त इसलिए हर किसी को दान करना चाहिए। किसी भी ऐसे लोग को अगर जुगाड़ हो, दरकार हो, उन्हें रक्त का दान करना चाहिए। आज तक आपने कई लोगों को किया है, तो कैसा महसूस होता है? आप कैसे अरेंज करवाते हैं? हमको देखिए, रक्तदान करवाने बहुत खुशी होता है कि किसी के काम आ सकते हैं, किसी का जान बचाने के काम आ सकते हैं, और जो भी हमारे लोग हैं सबका सहयोगी से हम रक्तदान करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं की तहसील दातागंज के उप जिलाधिकारी पारसनाथ मौर्य ने तहसील के कई गांव में जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूक कर अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख लोगों से इसके प्रति सजग रहने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी को सावधानी बरतते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। इस बार का पूर्व सुरक्षित वहीं उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की विधानसभा 117 दातागंज के लोकप्रिय विधायक राजीव कुमार सिंह ने तहसील दातागंज के चारों ब्लॉक में एक सैनिटाइजेशन की मशीन दी है, जिसमें विकास खंड दातागंज में गांव-गांव सैनिटाइजेशन का करने के लिए दातागंज उप जिलाधिकारी पारसनाथ मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी बदायूं BDO दातागंज के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही खुद विकास खंड दातागंज परिसर में सैनिटाइजेशन का काम कराया। ये कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, इसमें गांव में छिड़काव अच्छी तरीके से हो, जिससे इसकी रोकथाम हो, इसके लिए हमने मशीनें बनवा के चारों ब्लॉक में एक मशीन भेजकर वहाँ के गांव को पूर्णतः सैनिटाइजेशन काम करने के लिए आज से इनको हरी झंडी दिखा के SDM साहब और हमारे CDO साहब और सभी अधिकारियों के साथ आज ये गांव जाएंगे और पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन करके कोरोना महामारी की रोकथाम करेंगे। सर, आज जो विकास खंड में आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? सभी लोग लगे हैं, और मैं यही कहूँगा कि सब लोग इस वैश्विक महामारी में पूरी तरीके से लगकर जनता का सहयोग करें। जहाँ भी कोई परेशानी हो, वहाँ सब लोग जाकर उस परेशानी का निस्तारण करें। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की तहसील दातागंज के गांव गिलौर में उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी के साथ गिलौर गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान गायों के लिए की गई सुविधाओं को देखा गया। सुल्तानपुर में कच्ची शराब पीने से एक अधेड़ की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि इस गांव में दबंगई के बल पर पिछले काफी समय से कच्ची शराब का धंधा फल फूल रहा है, और पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी भी है। बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, मौत की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कुछ सामान बरामद किया, जिससे साफ पता चल रहा है कि व्यक्ति की मौत शराब पीने की वजह से हुई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के बयान में शराब का जिक्र तक नहीं है। आज सुबह थाना बंधुआ कला के गांव बाबा का सागरा में अंजू देवी पुत्री दयाराम उम्र लगभग 32 वर्ष के घर के बाहर सुरेश कश्यप पुत्र राम कुमार कश्यप उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी उघड़पुर थाना धमौर जनपद सुल्तानपुर का शव बरामद हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जो मृतक है वह अंजू देवी के पति राजेश कुमार
के यहाँ मिलने आया हुआ था और संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मृत्यु हो गई है। गिरिडीह जिले के गांव थाना क्षेत्र के पांडेयडीही गांव में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई। वहीं इस घटना में दोनों पक्षों से कुल 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में एक पक्ष के लोगों का कहना है कि उनके बच्चे के साथ पड़ोस के बच्चे खेल रहे थे, जिसके बाद में खेल को लेकर विवाद हो गया और जो मारपीट में तब्दील हो गया। इधर दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि गांव से पुलिस के लौटने के बाद पहले पक्ष के लोगों ने उन्हें लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल घटना के बाद दोनों पक्ष के गांव के लोगों ने थाने में आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। जितेंद्र प्रसाद यादव है। कुछ बच्चों ने कुम्हार के ग्रुप ने जुआ खेल रहे थे आम के नीचे, आम के पेड़ के पास। तो हमारा नीतीश कुमार ने वहाँ गया तो बोला 100 रुपया दो तुम। वो बोला हम नहीं देंगे। बोला क्यों नहीं देगा सो? इतने में मार पीट करने लगा, उसको मार के हरा में फेंक दिया। फेंके कुछ बच्चों ने हल्ला करते है कि ये मार दिया उसको। किसको? नीतीश को मार दिया। तो कुछ बच्चों ने पानी उसको थाप थूप के एक बच्चा उसको लेकर आया गोदी में, कहकर चलो उसकी मम्मी कहाँ गई, हम लोग देखेंगे बाप रे बाप तो मर जाएगा। फिर यहाँ से प्रशासन के पास हम लोग लेकर आए। प्रशासन आए तो फिर प्रशासन हम लोग के घर गए कि कौन क्या करे, देखिए सर इतना मार बज रहा हुआ है, ये लड़का मर जाएगा। अब ठीक है जाओ रेफर करो। यहाँ पर इलाज फिर यहाँ से करवा के गया। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गोपाल डेयरी के पास पड़ोस में रहने वाले युवक से गाली गलौज को लेकर विवाद हो गया, जिसमें युवक ने तमंचे से फायर कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। फिलहाल मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दे दी है। इसमें गद्दी वाला मोहल्ला है थाना शिकोहाबाद में। आज शाम को दो पड़ोसी हैं, अंशुल यादव और राजेश यादव। इनमें आपस में किसी बात पर वाद विवाद हुआ, जिसमें राजेश ने फायर कर दिया अंशुल यादव के ऊपर। अंशुल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है। फिल्म को बुला के वहां आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और कुछ परिजनों को हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तारी किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।